हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग रिवीजन सीरीज के तहत कवर करेंगे। तो अभी तक इसका जो है 2 पार्ट हो चुका है और आज जो इसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसके पहले का जो 2 पार्ट था, जो पार्ट 1 था वो 1857 से रिलेटेड था और जो पार्ट 2 था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था। इन दोनों टॉपिक के एमसीक्यू को जो है हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए कंप्लीट किया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर गवर्नर जनरल एवं वायसराय हैं कौन, मतलब कौन थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था, इसका उद्देश्य क्या था, इनका वेतन वगैरह कहाँ से दिया जाता था और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे। और दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय में क्या अंतर है। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर उद्देश्य की बात करें तो ये जो है ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश इंडिया, उसका ये लोग जो है मुख्य शासक थे, ब्रिटिश इंडिया के मुख्य प्रशासक थे। मतलब एक तरीके से ये जो है भारत में ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे और जो प्रशासनिक जो कार्य है उसको देखने का काम जो है वो गवर्नर जनरल एवं वायसराय को होता था। और इनकी जो नियुक्ति है वो किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा ही किया जाता था। जैसे जो गवर्नर जनरल था, इनकी नियुक्ति जो है इस इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल था उसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, बाद में जो जब वायसराय आया तो वायसराय की नियुक्ति जो है वो सीधा जो है वो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने लगा। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था और ये उत्तरदायी जो है वो सीधे जो है महारानी के प्रति था, महारानी के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते थे। जबकि जो गवर्नर जनरल थे ये जो है वो निदेशक मंडल या इस इंडिया कंपनी के प्रति जो है उत्तरदायी होते थे। लेकिन इनका वेतन जो है वो इंडिया से दिया जाता था। जो मतलब आपको मालूम होगा 1793 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। तो इनका वेतन जो है वो इंडियन जो रेवेन्यू होता था वहाँ से दिया जाता था। तो ये चीज़ें इनके बारे में इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है इनका शुरुआत कैसे हुआ। तो देखो, गवर्नर जनरल जो है उसकी शुरुआत होता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद से। तो इसी के बाद पहले जो है गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल और फिर जो है वायसराय आता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग एक एक करके क्वेश्चन फॉर्म में आगे देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयोग कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक ना ही दो। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो यूपीएससी में पूछा हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है और फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी बना के जो है इसे पूछा गया यूपीएससी 2007 में। ठीक है, तो देखो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहले ऑप्शन नंबर बी। विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। ये 1993 का जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत जो है इन्हें बना दिया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन उसके पहले की घटना ये है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो बंगाल के जो गवर्नर है उनको जो है गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी और बोला गया था कि बंगाल जो है वो जो तीनों प्रेसिडेंसी है, जैसे उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 जो है प्रेसिडेंसी था। और बोला गया कि इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो है सर्वोच्च जो होगा वो बंगाल होगा और इसके अधीन ही जो है वो बाकी के प्रेसिडेंसी होंगे। इसलिए बंगाल का जो गवर्नर था इसी को प्रमोट करके जो है वो गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसी टाइम से ये गवर्नर जनरल का प्रथा शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल जो बंगाल का बना था वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं बना था, वो वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। तो आप याद रखिएगा।
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। वहीं जो अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। उम्मीद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक। इसी का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इसी क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता। तो देखो गवर्नर या वाइसराय का जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो कि इसके कार्यकाल में जो है वो कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है, कौन से कार्य किए गए, अगर उसने कोई प्रशासनिक चीज़ें की हो या फिर राजनीतिक चीज़ें, तो वो पूछा जाता है। या फिर इसके टाइम में अगर कोई इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है तो वो भी पूछा जाता है। राजनीतिक में क्या होता है कि जैसे कोई संधि हो रहा है या फिर किसी जो प्रदेश है उसको जो है वो इंग्लिश से लोग अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम में जो है जैसे अवध को मिला लिया गया, मराठा को मिला लिया गया, या फिर जो है आपका राजपूताना एरिया को मिला लिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा तो आप देख ही रहे हो, अगर कोई इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है तो वहाँ से पूछ लिया जाता है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन जो है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था, फिर भारत छोड़ो कब हुआ था। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से यहाँ पे कोशिश करेंगे आप कि आपको समझ में आ जाए, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखो जो वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है वो आपका 1773 से लेके 1785 तक का। ठीक है, और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इसकी जो स्थापना होती है वो होता है 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कलकत्ता में ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसका किसके कार्यकाल में हुआ है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ है। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। अब जान लेते हैं कि आखिर ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसका कार्य क्या होता था। तो देख इसका जो काम था वो था कि प्राच्य जो भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में जानकारी करना, जो भी हमारा प्राचीन इतिहास है उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम ये करता था। और इसकी जो स्थापना है वो किसने किया था? वो आपका किया था विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स। और आपको ये भी बता दें कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी इसी के टाइम में जो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम, उस पुस्तक का जो है वो इंग्लिश में अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो ये पहली ऐसी पुस्तक थी जो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा जो है जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था, पहला ऐसा ये ग्रंथ बना था। उसके बाद आपको एक और बता दें कि एक थे विलियम बिल्किंस ने क्या किया था? इन्होंने जो है भगवत गीता का अनुवाद करवाया था। भगवत गीता का इन्होंने जो है वो इंग्लिश में अनुवाद करवाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि विलियम बिल्किंस ने जो है भगवत गीता का अनुवाद किसके टाइम में कराया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और दूसरा कि गीता का इंग्लिश अनुवाद किसने करवाया? तो विलियम बिल्किंस ने करवाया था। ठीक है, एक और आप इंफॉर्मेशन याद रखो कि जो बंगाल गजट था वो भी जो है द बंगाल गजट जो पुस्तक थी वो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था। और उसके प्रकाशन में भी जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का अहम योगदान था। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या सर लियोनस कार्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो आपका बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। लेकिन ये द्वैध शासन प्रणाली होता क्या था? देखो द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता था कि इसमें जो है जो प्रशासनिक कार्य है वो किसी और के पास होता था, और जो बाकी का जैसे राजस्व हो गया, राजस्व संग्रह करना, उसके बाद फिर सैनिक संरक्षण, ठीक, इसके अलावा विदेशी मामला,
ये सारा तो अंग्रेज के पास था, लेकिन जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो आपका जो है नवाब के पास था। तो ये जो है एक द्वैध शासन प्रणाली थी, मतलब दो जो है एक तरीके से शासक बने हुए थे, जिसमें देखने में तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो नवाब चला रहा था, लेकिन सारा जो कंट्रोल था वो अंग्रेज के पास था। तो इस तरीके का ये द्वैध शासन प्रणाली था। और ये शुरू कब किया गया था, तो ये जो है आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 ईस्वी में जो है जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसी के बाद ये द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गया था। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव का अहम योगदान था, उसी ने ये द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। लेकिन इसे समाप्त करने का जो काम है वो वारेन हेस्टिंग्स करता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो वो आपको माना जाता है सर लियोनस कार्टेस को। उन्हें जो है आप याद रखिएगा कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किसके काल में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, या वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि 1773 से लेके जो है 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड होता है, ठीक ना। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना है ये आपका 1773 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना होता है 1774 ईस्वी में। और जिसके जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सर एलिजा हेम्पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी स्थापना किसके काल में हुई, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था 1774 ईस्वी में। इसके अलावा कुछ और भी कार्य जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए थे, जैसे कि 1782 ईस्वी में जो है वो इसी के टाइम पीरियड में बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो आपका बनारस में किया जाता है इसी के टाइम में। और एक मदरसा का जो स्थापना है वो 1781 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता में किया जाता है। कहाँ? कलकत्ता में। और यह जो मदरसा है वो पहला मदरसा भारत का था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। आगे किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड ब्लेसली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखो वारेन हेस्टिंग्स क्या होता है कि पीस इंडिया एक्ट जब आता है 1784 ईस्वी में, उसके बाद ये जो इस्तीफा देकर चला जाता है और उसके बाद जब ये वापस इंग्लैंड पहुंचता है तो इसके ऊपर जो है वो मुकदमा डाल दिया जाता है बर्क के द्वारा। जो एक बर्क अंग्रेज थे उन्हीं के द्वारा जो है मुकदमा किया जाता है। हालांकि ये मुकदमा जो है वो ये जीत जाते हैं और इन्हें जो है वो रिहा कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ गलतियां की थी, लेकिन ये जो गलतियां हैं वो अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए किया था, इसलिए वो केस जो है वो खत्म हो जाता है और इन्हें जो है रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ये पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसके पहले ही जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो न्याय व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। उसने क्या किया था वारेन हेस्टिंग्स ने? 1772 ईस्वी में जो है वो प्रत्येक जिला में बोला कि हर एक जिला में कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कौन सा कोर्ट? तो एक जो फौजदारी कोर्ट होता है, फौजदारी अदालत वो, और दूसरा जो है आपका दीवानी अदालत, वो दोनों टाइप की अदालत की स्थापना जो है हर एक जिला में करने की बात की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन इसे सुदृढ़ बनाने का जो कार्य है और इसे श्रेणीबद्ध करने का जो काम है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसलिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को न्यायिक संगठन की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसके अलावा क्या है कि कॉर्नवालिस ने जो है एक संहिता भी बनाया था जिसे बोला जाता है कॉर्नवालिस कोड, जिसके तहत जो है वो प्रशासनिक कार्यों में जो है दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों को जो है वो और भी सुदृढ़ किया गया था। दीवानी और जो न्यायिक क्षेत्र थे उन्हें जो है वो सुदृढ़ किया गया था। और इनमें ये जो कॉर्नवालिस कोड था वो आपका जो है वो पृथक
करण सिद्धांत पे आधारित था। मतलब जो काम है वो इसमें बांट दिया गया था कॉर्नवालिस कोड के तहत। इसी के तहत जो है एक तरीके से आईपीसी और आईपीसी का जो धारा होता है वो लाया गया था, कॉर्नवालिस कोड पे ही मतलब आधारित था, जिसे बाद में जो है इंडियन पैनल कोड का नाम दिया जाता है, इसमें कुछ चेंजेस करके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। आगे पूछा गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखो, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का ही दूसरा नाम है घेरे की नीति। घेरे की नीति। और ये नीति क्या था? ये नीति जो है मेनली ये था कि पड़ोसी राज्य की जो सीमा है उसे आप सुरक्षित करो और अपना सीमा जो है वो खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। जैसे अगर ये कोई ब्रिटिश राज्य है, ठीक है, ये ब्रिटिश राज्य है, जैसे मान लीजिए ये बंगाल है, तो बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे आपका अवध का जो क्षेत्र है, अगर आप हम उसे सुरक्षित कर लेते हैं, उसकी सीमा को सुरक्षित कर लेते हैं बाहरी लोगों से, तो हमारा जो बंगाल है वो ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरीके से घेरे की नीति जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी और ये जो है स्टार्टिंग में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। और इसी के तहत जो इलाहाबाद का संधि हुआ था उसमें बोला गया था कि हम जो है आप की सीमा की सुरक्षा करेंगे, मराठा या जो भी जो है बाहरी लोग हैं उनसे, और उसके बदले में आप हमें जो है वो पैसे दोगे। इस तरीके का एक समझौता जो है वो इलाहाबाद संधि के तहत हुआ था। तो यही जो है आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है या घेरे की नीति है। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। आगे पूछा गया किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रति संविदा सिविल सेवा अर्थात एक तरीके से अनुबंधित सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ब्लेजली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने जो है वो कई सारे कार्य किए थे और सबसे ज़्यादा इसका जो कार्य है वो प्रशासनिक क्षेत्र में किया गया था। उसने जो हायर पोस्ट है उन सभी पे जो है वो ब्रिटिश लोगों को स्थापित किया और ये सारे जो है मतलब एक तरीके से अनुबंधित होते थे। तो मतलब क्या हुआ कि अनुबंध के इन सारे जो हायर पोस्ट थे उन पे जो है इन लोगों को मतलब नियुक्ति करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से जो इनका कार्य था प्रशासन संभालने का वो जो है थोड़ा सुदृढ़ हो गया, श्रेणीबद्ध हो गया, जिसके कारण जो है यहीं आगे चल के जो है वो सिविल सेवा का रूप ले लेता है। आपको मालूम होगा कि 1853 का जो एक्ट था उसी के बाद जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है और सिविल सेवा परीक्षा के तहत जो है लोगों की नियुक्ति की जाने लगती है। तो ये जो है एक प्रोविज़न था, मतलब स्टार्टिंग जो करने का काम था वो कॉर्नवालिस का था, इसलिए जो है कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे अस्थाई बंदोबस्त पद्धति की शुरुआत किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जो है भू राजस्व व्यवस्था का एक नया पैमाना शुरू हुआ था, जिससे जो है अस्थाई बंदोबस्त पद्धति कहा जाता था। अब ये कब शुरू हुआ था वो भी देख लेते हैं। पूछा वहीं गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1793 में। देखो कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो आपका शुरू होता है 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक, ठीक है। मेनली ये इसका कार्यकाल होता है, हालांकि उसके बाद भी एक और इसका टेन्योर होता है 1805 में, ये जुलाई में आता है, जुलाई 1805 में, और फिर अक्टूबर 1805 तक ये रहता है। एक्चुअली अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो कब्र वो गाजीपुर में इसे दफना दिया जाता है, ठीक है, गाजीपुर में। तो बस हम लोग इधर आ जाते हैं पहले कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब की थी? तो 1793 में किया था। और ये अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था? तो ज़मीन का जो हिस्सा है वो नीलामी के तहत ज़मींदारों को दे दिया जाता था और ये हिस्सा उनके पास अस्थाई तौर पे तब तक रहता था जब तक कि वो जो है ज़मींदार जो है वो रेगुलर बेसिस पे इन्हें उसका राजस्व का भुगतान ना करते रहे, तब तक जो है उनके पास वो ज़मीन अस्थाई रूप पे होता था। और जो लगान की दर थी वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा था और ये 10/11 था, मतलब जो किसान थे उनसे जो है 10/11 जो है लगान की वसूली की जाती थी।
और भी इसके बाद कई सारे आए थे भू राजस्व पत्ती, जैसे कि आपका महलबारी व्यवस्था हो गया और फिर रैयतबाड़ी व्यवस्था हो गया। तो ये सारे भू राजस्व पत्ती भी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आगे चल के लाई जाती है अलग अलग एरिया में। अस्थाई बंदोबस्त क्या था कि ये मेनली जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया था वहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एरिया और इसके अलावा जो यूपी का एरिया, तो यहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित था। और उसके बाद जो है ये जो है दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पे महलबारी और रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। आगे पूछा गया, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखो, सहायक संधि का जो शुरुआत है उसका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड ब्लेजली को। किसे दिया जाता है? लॉर्ड ब्लेजली को। ब्लेजली ने जो है, पहले अगर हम बात करें ब्लेजली के टाइम पीरियड की, तो ये 1798 से लेके जो है 1805 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। और इसने जो व्यवस्था लागू की थी वो सहायक संधि की व्यवस्था की थी। इसमें वही था कि हम जो है आपकी सीमा की सुरक्षा करेंगे और आप उसके बदले में हमें जो है वो पैसा दीजिए। तो एक तरीके से जो वो अपने अधीन जो है उस राज को कर लेते थे। क्योंकि इसमें एक चीज़ और होता था कि जो अंग्रेज थे उसके एक प्रतिनिधि जो है वो राजा के जो दरबार था वहाँ पे उपस्थित होता था। तो मतलब एक तरीके से जो उनकी सारी जानकारियाँ जो है अंग्रेज़ों को मिलती रहती थी और अंग्रेज सिर्फ इन्हें जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। और ये जो सहायक संधि की शुरुआत है लॉर्ड ब्लेजली ने जो है सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया था। किसके साथ? हैदराबाद के साथ किया था। कब? तो 1798 ईस्वी में। और जो सहायक संधि की शुरुआत है ना, इसका जो श्रेय दिया जाता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। डुप्ले ने जो है ये पत्ती की शुरुआत की थी साउथ इंडिया में, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट जो है अंग्रेज सीखे और फिर उन्होंने जो है इसे इम्प्लीमेंट किया था। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है कि लॉर्ड ब्लेजली के सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए सही कालानुक्रम में आपको बताना है कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो देखो, हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद जो है वो 1798 ईस्वी में ये सहायक संधि कर लेता है। उसके बाद जो मैसूर है वो 1799 में, अवध जो है वो 1801 में और सिंधिया जो है वो 1804 में सहायक संधि में सम्मिलित हो जाता है। एक और आप याद रखिएगा मराठा का, कि मराठा जो है जो पेशवा थे, पेशवा जो है वो 1802 ईस्वी में सहायक संधि कर लेते हैं। और पूछा ये जाता है कि वो कौन सा पेशवा था जो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि किया था। तो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय, उसने जो है वो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। और ये जो सहायक संधि हुआ था वो हुआ था बसीन के युद्ध के बाद। बसीन की संधि के तहत जो है ये सहायक संधि हुआ था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पे तो आपका जो है हैदराबाद हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे मैसूर, उसके बाद अवध और फिर सिंधिया, मतलब 1 2 3 4 जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो देखते हैं। पहला है कि हेक्टर मुनरो, ये बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड ब्लेसली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, जो बक्सर का युद्ध है वो आपको मालूम है कि ये हुआ कब था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और उसमें 3 लोग थे, एक तो अवध का नवाब थे सुजाऊ दौला, उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद फिर एक मीर कासिम। ये 3 लोग जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे और उसमें ब्रिटिश का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए तो मतलब ये सही है। उसके बाद फिर बोला गया लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, तो ये भी सही है। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो हुआ था 1814 से 16 के बीच में। और इसके बाद जो ये समझौता हुआ वो हुआ सुगौली की संधि के तहत, सुगौली की संधि। और ये काफ़ी पूछा जाता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि जो है वो होता है 1816 में, और इस टाइम कौन होता है गवर्नर जनरल, तो वो होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये भी सही है। उसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
तो उस टाइम जो है वो लॉर्ड ब्लेजली होता है, और इसी युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और जो मैसूर साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बोला गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना, ये होता है आपका 1817 से 18 के बीच में, और हाँ 1817-18 के बीच में होता है। और इस टाइम जो आप अगर टाइम पीरियड देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड हेस्टिंग्स उसी का ये टाइम पीरियड होता है। और यहाँ भी आप देख सकते हो 1814 से 16 वाला जो सुगौली का संधि हुआ है वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में ही हो रहा है। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ब्लेजली को कहा जाता था बंगाल का शेर, भारत का उद्धारक, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का शेर। लॉर्ड ब्लेजली जो है वो स्वयं को बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ, जबकि ये भारत का उद्धारक जो है वो बोला जाता है, देखो ये जो अब भारत को उद्धारक बोला है वो बोला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उन्होंने बोला था। और किसे बोला था? बोला था इन्होंने लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को बोला था कि ये भारत के उद्धारक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था उन सारे प्रतिबंध को हटा दिया था, और कुछ भारत के हित में इन्होंने कार्य किए थे, जिसके कारण इन्होंने जो भारत का उद्धारक बोला गया। उसके बाद भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? तो देखो ये जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है ये बोला जाता है आपका लॉर्ड नहीं, यहाँ हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, उनको जो है बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। एक्चुअली जो चार्ल्स मेटकॉफ थे इनका जो टाइम पीरियड आप देखोगे तो ये मात्र 1 साल का था, 1835 से 36, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो है चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, और उन्होंने मात्र 1 वर्ष के इनका जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में जो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटाते हैं, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन है बारन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में एक कानून पास किया, उसकी धारा 17 के तहत जो है वो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसमें जो है राजा राम मोहन राय का अहम भूमिका माना जाता है। इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया था, तब जाके जो है अंग्रेज़ों ने एक कानून लाकर इसे प्रतिबंधित किया। आगे पूछा गया है ठगों के दमन में निम्नलिखित में किसका योगदान था? जनरल हेनरी मेंडरगाफ, कैप्टन स्लीमन, अलेक्जेंडर बर्नर्स, या कैप्टन रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन ने जो है वो ठगों के ऊपर ठगी जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का कार्य किया। और ये कैप्टन स्लीमन की नियुक्ति किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इनकी नियुक्ति की थी। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ठगी प्रथा को किसने किया। देखो ठग बोला जाए तो ये जो है क्या होते थे, ये अपने दुश्मनों का सर काट के जो है वो काली माता पे जो है बलि के रूप में चढ़ाया करते थे, और एक नृशंस हत्या जो है इनके द्वारा किया जाता था, जिसके कारण जो जनता थी वो भी जो है अंग्रेज़ों का सपोर्ट करती है, और फिर ठगी प्रथा को जो है वो चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है। और 1837 के बाद ये लगभग जो है समाप्त हो जाता है ठगी प्रथा। तो उसमें 2 नाम आता है, एक तो कैप्टन स्लीमन का, और इन्हें नियुक्त कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जो है और भी कुछ के लिए आता है, जैसे इन्हीं के काल में जो है मैकाले का जो है अनुशंसा को पास किया गया था, जिसके आधार पे जो है इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो दिया जाने लगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही जो शिशु बलि की हत्या है, तो शिशु बालिका की हत्या पे प्रतिबंध जो है वो लगाने का कार्य वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था।
आगे किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ऑप्शन है 1813, 1853, 1833 या 1844। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बोला गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। और उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो थे, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1828 से लेके जो है वो 1835 तक था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और ये एक्ट आया कब था? तो 1833 में आया था। इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। आगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? कैप्टन स्लेमेंस मेटकॉफ, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन? तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, चार्ल्स मेटकॉफ जो है उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत सर्वप्रथम ब्रिटिश में किस रियासत का विलय हुआ? ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर। देखो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है उसे। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो आपका आ जाता है 1848 से 1856, मतलब 1857 के जस्ट एक साल पहले इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है। और इन्होंने एक पॉलिसी लाया था हड़प नीति, या फिर इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। और इस हड़प नीति के तहत क्या था कि अगर किसी भी राजा का अपना खुद का संतान नहीं होगा तो उसी जो है उस राज को क्या किया जाएगा, उस राज को जो है वो अंग्रेज जो है अपने में मिला लेंगे। और इसी नीति के तहत वो जो है कई सारे राज्यों को मिलाता है, लेकिन सबसे पहला जो है वो मिलाता है आपका सतारा को। सतारा को उसने जो है वो 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। सतारा के बाद जो है वो जैतपुर और संबलपुर का जो क्षेत्र था उसे मिलाता है। ये संबलपुर जो है आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र था, उसे जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है। वहीं झांसी की बात करें तो झांसी जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार होता है। और करौली जो है इसे अंग्रेज डलहौजी ने मिलाने का प्रयास तो किया था, लेकिन जो ब्रिटिश निदेशक मंडल थे उन्होंने जो है इसे रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारा जो है आश्रित मित्र है, इसलिए इसे मिलाया नहीं जाए। तो ये जो है करौली को मिलाया नहीं गया था। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है किसे मिलाया गया, सतारा को 1848 में। और फिर झांसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि झांसी को कब मिलाया गया। इसके अलावा कुछ और फेमस है, जैसे आपका नागपुर। नागपुर जो है वो आपका झांसी के बाद मिलाया गया था 1854 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा सतारा का विलय जो हुआ था वो आपका हुआ था 1848 में। उदयपुर का जो विलय है ये हो जाता है आपका, ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर होता है, उदयपुर। ठीक है, ये उदयपुर का एरिया है और ये जो है एमपी में पड़ता है। और इसका जो विलय किया गया था ये हुआ था 1852 ईस्वी में। तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला ही आंसर मिल जाएगा, सतारा जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी को भी देख लेते हैं। झांसी का विलय, तो झांसी का विलय जो है ये आपका हुआ था 1853 में, 1853 में। तो ये भी सुमेलित नहीं है। नागपुर का विलय जो है वो 1854 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है आपका सही है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे दो करेक्ट आंसर हो रहा है। एक तो आपका सतारा का विलय ये 1848 में हुआ था, और झांसी का विलय जो है 1850 में नहीं 1853 में हुआ था। तो अगर ऑप्शन नंबर ई रहता तो फिर वो ऑप्शन नंबर ई हो जाता, मोर देन 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन। तो आप सबको मालूम है कि जो प्रथम रेलवे का जो बिछाने का काम किया गया था वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी के टाइम में जो है भारत में पहली बार रेलवे का संचालन होता है। और ये रेलवे कितनी किलोमीटर दूर चली थी? तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी आपका मुंबई के थाने से लेकर बम्बई से लेकर थाने तक, बम्बई से थाने तक की ये दूरी जो है तय की थी। और ये कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना, शिक्षा संबंधी बोर्ड डिस्पैच को लागू करना, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए
तथा परीक्षा का आयोजन या नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाना। देखो कुछ ऐसे गवर्नर जनरल हैं और वाइसराय हैं जिनका जो है टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और उन्होंने कई सारे कार्य किए जो कि इम्पैक्ट डाला है हमारे देश पे। तो उसी में एक लॉर्ड डलहौजी है और यहाँ से जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो है उनके कार्यों में से बताना कि कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया है उनके कार्यकाल में। अगर बात करें उनके कार्यकाल की तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डलहौजी का कार्यकाल है वो 1848 से लेके 1856 तक का होता है और इसमें उन्होंने कई सारे कार्य किए, जैसे आपका जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो कार्य है वो 1856 में किया गया था। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को लागू किया गया था जिसमें जो है वर्नाकुलर भाषा को बढ़ावा दिया गया जिला स्तर पे और जो है यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी, जो बाद में जाके जो है 1857 में जाके 3 जगह ये खोला जाता है, बम्बई, उसके बाद मद्रास, पहले तो बम्बई हो गया, उसके बाद मद्रास हो गया और कोलकाता। ये 3 जगह जो है बाद में जाके यूनिवर्सिटी खोला जाता है, लेकिन वुड डिस्पैच को लागू करने का काम जो है वो 1854 में इनके द्वारा कर दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद बोला गया अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, ये भी जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही किया जाता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, एक्चुअली उस एक्ट में ही ये प्रावधान था कि अब प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो है अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो उसी के बाद जो है ये नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, तो ये डलहौजी के काल में ही होगा। लेकिन इसमें एक एज का क्राइटेरिया लगाया गया था कि जो 18 से 23 वर्ष के लोग हैं वहीं जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। वही नरबली प्रथा की अगर बात करें तो ये नरबली प्रथा का जो प्रतिबंध लगाने का काम है ये किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने ये काम किया था। सॉरी, चार्ल्स मेटकॉफ नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये काम किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वो नरबली प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया था, नरबली प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ और काम जो है वो आपका डलहौजी के द्वारा किया गया, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी के काम काल में ही जो है सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, निर्माण विभाग वो बनाया गया था। इसके अलावा जो लोक सेवा विभाग है वो भी जो है 1854 ईस्वी में, लोक सेवा विभाग 1854 ईस्वी में ये डलहौजी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है सबसे पहले अगर बात करें तो समुद्री जो डाक है वो भी भेजने का काम जो है वो डलहौजी के काल में ही हुआ था। और उसके अलावा जो पहली बार डाक टिकट का प्रचलन ये भी जो डलहौजी के टाइम में ही हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि 1854 का जो है एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, उस पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत जो है वो पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था और उसका जो प्राइस रखा गया था रखा गया था 2 पैसा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो डलहौजी के काल में ही हुए थे। आगे पूछा गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस। तो ये देखो विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जो है पास किया गया था और लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 1856 से लेके 1862। इसी में क्या होता है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है और उसके तहत विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और इसी के शासनकाल में जो है 1857 का विद्रोह भी होता है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो देखो जो 1857 का विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है एक एक्ट लाया जाता है 1858 का एक्ट। उसी एक्ट में क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो पोस्ट ख़त्म कर दिया जाता है। अब जो है उसके जगह पे वायसराय आ जाता है और वायसराय जो है वो सीधे महारानी जो होती है क्यून को डायरेक्ट वो रिपोर्ट करने का काम करता है। पहले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल था उसको गवर्नर जनरल वो रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो क्यून के अंतर्गत वायसराय कार्य करता था।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन प्रथम वाइसराय था, तो प्रथम वाइसराय जो है यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 1856 से लेके जो है 1862 तक ये रहता है। अगर पूछा जाए कि कौन जो है 1857 के जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें वाइसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। आगे निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर जॉन स्रो। लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड अगर एलनबरो की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1842 से लेके 1844 तक का ये टाइम पीरियड है, और इसी के शासनकाल में जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में। और एक चीज़ और याद रखना है, 1843 में जो रविवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी जो है वो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम से ही वो प्रारंभ हुआ था। तो अगर आप संडे मनाते तो आपको जो है ये भी याद रखना चाहिए कि वो किस गवर्नर जनरल के टाइम से शुरू हुआ था, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम से शुरू हुआ था रविवार की छुट्टी। लॉर्ड एलनबरो के टाइम में एक काम और हुआ था, जो सिंध प्रांत है वो सिंध प्रांत को जो है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और ये काम जो है वो भी 1843 ईस्वी में ही हुआ था। मतलब जितने भी काम हैं आपके लॉर्ड एलनबरो के वो सारे जो है 1843 के ईस्वी में किया जाता है, चाहे वो दास प्रथा का समाप्त करना, रविवार को छुट्टी करना, या सिंध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति में ये भारत का गवर्नर जनरल था, और इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेके 62 तक था। उसके बाद फिर 1858 का जो एक्ट आता है उसके बाद ये वाइसराय बन जाता है, भारत का प्रथम वाइसराय जो है वो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इसी के बाद जो है वो मुग़ल सम्राट को, इस एक्ट के बाद जो है मुग़ल सम्राट की जो पदवी है वो समाप्त कर दी जाती है, और जो महारानी है उसे जो है भारत का सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त करना, पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ, मुंबई कोलकाता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना, या बहाबी आंदोलन का दमन। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको मालूम होगा कि इसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और इसे समाप्त करने का काम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में होता है। जो 1858 का एक्ट होता है, अर्थात तो जो 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो एक्ट लाया जाता है उस एक्ट में जो है इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ, मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग होंगे। ये पोर्टफोलियो जो है सिस्टम ये 1800 मतलब इन्हीं के द्वारा जो है 1861 के आसपास जो है ये किया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके अलावा मुंबई कोलकाता मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। वहीं बहावी आंदोलन की अगर बात करें कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था, तो ये जो आपका कार्य हुआ था वो हुआ था लॉर्ड एल्गिन के टाइम में। लॉर्ड एल्गिन के टाइम में जो है बहावी आंदोलन को समाप्त किया गया था। और लॉर्ड एल्गिन का जो टाइम पीरियड है ना वो जस्ट लॉर्ड कैनिंग के बाद का, अर्थात 1862 से लेके 1863 एक साल का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड एल्गिन का है, और उसी में जो है बहावी आंदोलन हुआ था और जिसे जो है दबा दिया जाता है। लॉर्ड एल्गिन के बारे में एक चीज़ और है कि 1863 में ही जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? तो ये हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नामक जगह पे इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, या लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो आपको मालूम होगा कि 1869 से लेकर 1872 तक होता है, और लॉर्ड मेयो ने जो भी अपने काम किए वो आप बोलिए तो अपनी लास्ट ईयर में अर्थात 1872 में ही किए। चाहे वो आपका जो है सेंसेक्स कराने की बात हो, हालांकि ये नियमित जनगणना नहीं थी, ये पहली बार जनगणना था जो 1872 में हुआ। अगर नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो रिपन के काल में होता है। 1881 से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत होती है रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद फिर हर एक 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना होने लगता है, तो वो रिपन का कार्यकाल था।
नियमित जनगणना का। लेकिन पहली बार अगर जनगणना पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि वो जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड मेयो को जो है वो एक अफगान ने जो है 1872 ईस्वी में ही मार दिया था। ठीक है, चाकू मार के जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है 1872 ईस्वी में। आगे पूछा जा रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, सर जॉन शोर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसी प्रेस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। और इस एक्ट के तहत जो भी हिंदी भाषी थे उन सभी पत्र पत्रिकाओं पे जो है वो प्रतिबंध लगाने का कार्य इसके द्वारा किया गया था। और ये जो मेनली लाया गया था वो विशेषकर लाया गया था सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए। एक चीज़ इससे रिलेटेड और आप याद रखिएगा, जो पाइनियर अखबार था वो जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करता है। पाइनियर अखबार, इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। और जो आनंद बाजार पत्रिका थी, आनंद बाजार पत्रिका, वो जो है रातों रात अपना जो लैंग्वेज है वो हिंदी से जो है वो इंग्लिश में कर लेता है, अपना लैंग्वेज चेंज कर लेता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड थे, आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर कुछ और बात करें लॉर्ड लिटन के बारे में, तो लॉर्ड लिटन के काल में ही जो है आपका दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में। 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आप पे जो है ना, जैसे जो फेमस है उनका जो है कम से कम आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए। जैसे लॉर्ड लिटन से भी काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं, तो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1876 से लेके 1880 का। ठीक है, ये 4 साल का ही टाइम पीरियड है, लेकिन काफ़ी कुछ इनके टाइम पीरियड में होता है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, कैसरे हिंद हो गया। इसके अलावा जो है एक अकाल आयोग जो है वो रिचर्ड डफरिन जी के द्वारा लाया जाता है, अकाल आयोग, तो वो भी जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है इन्हीं के टाइम में जो है सिविल सेवा जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रवेश परीक्षा का जो एज है वो एज को बढ़ा के वो मतलब घटा के जो है वो 19 साल कर दिया जाता है। पहले आपको मालूम होगा कि ये 23 साल तक था, लेकिन फिर ये घटा के जो है वो 19 साल कर दिया जाता है लॉर्ड लिटन के काल में ही। अगला निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड रिपन का जो काल है वो लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद आता है, अर्थात 1880 से लेके जो है 1884 का ये जो कार्यकाल है वो लॉर्ड रिपन का है। और पूछा जा रहा है कि कौन जो है उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं है। तो पहला है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, द्वितीय कारखाना अधिनियम या श्वेत विद्रोह। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय कारखाना अधिनियम। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है उसमें जो है प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। और ये कब आया था? 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम। लेकिन जो सेकेंड कारखाना अधिनियम है, सेकेंड कारखाना फैक्ट्री लॉ जो है अधिनियम, वो आपका आता है 1891 ईस्वी में, 1891 में सेकेंड कारखाना अधिनियम या सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लॉर्ड रिपन के बाकी कार्यों की, तो लॉर्ड रिपन जो है अपने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो है लॉर्ड रिपन के काल ने किया था। वहीं श्वेत विद्रोह, एकमात्र ऐसा विद्रोह जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था वो जो है श्वेत विद्रोह था, और ये जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही होता है। और ये हुआ क्यों था? एक लाया गया था इल्वर्ट बिल। इल्वर्ट बिल में क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा अगर दंड किया जाता है तो उससे उन्हें जो है वो दंडित कर सकते हैं, उनके अपराध के लिए उन्हें दंड दिया जा सकता है। तो ये आया था इल्वर्ट बिल, और ये किनके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। और उसी के बाद जो भी ब्रिटिश थे उन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह को ही जो है श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ये जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही संबंधित है। अगर बात करें प्रथम कारखाना अधिनियम की, तो प्रथम कारखाना अधिनियम में ये बोला गया था
कि 7 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है, 7 ईयर से कम उम्र का जो भी बच्चा है उसे जो है काम पे नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी कार्य की अवधि जो है वो 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, और 4 दिन जो है उनको उनसे काम लिया जाएगा। ठीक है, ये बोला गया था। इसके अलावा जो है महिलाओं की मजदूरी की बात इसमें जो है नहीं की गई थी। साथ ही जो है इसमें एक चीज़ और बोल दिया जाता है कि ये ट्रेड यूनियन का बात इसमें किया गया था। तो इस एक्ट में जो मतलब प्रथम कारखाना अधिनियम था उसमें ना ही ट्रेड यूनियन का बात किया जाता है, ठीक है, और ना ही जो है महिलाओं के बारे में कोई जो है अधिकारी इसमें दिया जाता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें जो है वो सेकेंड कारखाना अधिनियम जो आता है उसमें होता है 1891 वाले में। आगे बोला जा रहा है किसने बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड लैंसडाउन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में ही जो है बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। इसके अलावा आप सबको मालूम होगा कि लॉर्ड डफरिन के काल में ही जो है वो कांग्रेस की स्थापना होती है, और सबसे बड़ी घटना जो है बोला जाता है कांग्रेस की स्थापना को वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज ही जो है वो कांग्रेस थी। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगर बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो लॉर्ड लिटन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है इनका जो कार्यकाल था वो आपका था 1894 से लेकर 1899 का। ठीक है, और इनके कार्यकाल में क्या होता है, इन्होंने एक्चुअली बोला ये था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पे ही जो है इसकी रक्षा की जाएगी, तलवार के बल पे। तो आप ये सेंटेंस को याद रखिएगा कि तलवार के बल पे ही भारत को जीता गया है और उसी के बल पे जो है इसकी रक्षा की जाएगी, ये बोला था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। वहीं लॉर्ड लैंसडाउन जो है इनका जो कार्यकाल था वो था 1888 से लेके 1894 तक का कार्यकाल था। और इसी कार्यकाल में जो आपको मालूम होगा डूरंड रेखा, डूरंड जो रेखा है जो भारत और किसके बीच में है, इंडिया और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अभी ये पीओके है, पीओके लेकिन ये भारत का ही पार्ट है। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा है, ये जो है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही जो है निर्धारित किया गया था। इसके अलावा जो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि इसमें ट्रेड यूनियन का बात किया गया था और महिलाओं के कार्य के बारे में बात किया गया था। साथ ही जो है इसी में जो सेकेंड जो फैक्ट्री एक्ट आया था उसी में बोला गया था कि 11 घंटा से ज़्यादा जो है आप काम नहीं ले सकते। तो ये सारा जो काम है वो कार्य है वो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट में आया था और लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी जो है मजदूरों को देने की बात इसमें की गई थी। आगे निम्नलिखित में वायसराय एवं उनके कार्य सही सुमेलित नहीं हैं। तो आपको बताना है कौन सा कार्य जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है लॉर्ड कर्जन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा जो है किया गया था। जो आपका एक्ट आया था 1909 का एक्ट, उसी में जो है पहली बार पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। तो ये जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत ये आ जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के कार्यकाल में जो है जलियांवाला हत्याकांड होता है। और आपको मालूम होगा ये जो हत्याकांड होता है ये आपका होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये आपका अमृतसर जो जगह है वहाँ पे होता है जलियांवाला हत्याकांड। तो आपको पूछा जा सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड जो है वो किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो आपको याद रखना है चेम्सफोर्ड। जो फोर्ड होता है मतलब क्या हो गया, किला, और किला मतलब जो जलियांवाला बाग था वो एक तरीके का किला का ही रूप ले लिया था और वहाँ पे गोली चलाई गई थी। तो आप उस तरीके से भी रिलेट करके याद रख सकते हो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की कार्यकाल में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक का है। ठीक है, मतलब ये कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही जो है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। असहयोग आंदोलन ये जो है इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हो रहा है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
इसके अलावा जो लखनऊ अधिवेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और तो वो भी जो है किसी के कार्यकाल में होगा, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही होगा, जिसमें जो है मुस्लिम लीग और ये जो नरम दल गरम दल सब एक साथ आए थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वहीं अगर बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में होता है। और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो आपका हो जाता है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक का। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। तो इस तरीके से ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आ रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। तो कलकत्ता से दिल्ली जो भारत की राजधानी का स्थानांतरण होता है ये होता है 1912 ईस्वी में। ठीक है, एक्चुअली 1911 में क्या होता है कि एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उसी में ये घोषणा किया जाता है कि कलकत्ता से जो है वो राजधानी को शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली में। और उसी के बाद 1912 में ये राजधानी का ट्रांसफ़र होता है। तो आपको याद रखना है ये किसके काल में होता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आपका स्थानांतरण होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इस तरीके से एक बार आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन से रिलेट करेगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत जो है वो हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है राजधानी का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अगर बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल की, तो 1910 से लेके 1916 का जो टाइम पीरियड है वो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का है। देखो अगर आप टाइम पीरियड याद रखते हो ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसी का देख लो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921। तो इस दौरान जितने भी इवेंट हुए हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसके कार्यकाल में होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ इसी के कार्यकाल में जो है वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी के काल में जो है वो जलियांवाला बाग घटनाकांड हुआ, इसी के कार्यकाल में जो है आपका सहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट करके बता सकते हैं। फिर इसी के कार्यकाल में जो है खिलाफत आंदोलन होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से अगर आप टाइम पीरियड याद रखते हैं तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है कि असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1916 से लेके 1921 का जो टाइम पीरियड है। आगे है आगे जो आपका कौन है, लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड है वो आपका आ जाता है 1921 से लेके 1926 का। और उसके बाद लॉर्ड इरविन की अगर बात करें तो 1926 से लेके 1931 का टाइम पीरियड हो जाता है। वहीं लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से लेके 1936 का टाइम पीरियड। अब आप देख लो ये अपने आप में हर जो है ना इनका टाइम पीरियड अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन समापन जो है किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में जो है इसका समापन होगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि ये जो चौरी चौरा हत्याकांड है, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड, हत्याकांड नहीं मतलब कांड जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ था। तो वो जो है आप बता सकते हैं कि ये लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था, क्योंकि ये जो है वो आपका 1922 ईस्वी में होता है। फरवरी 1922 में आपका चौरी चौरा कांड होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है इसी टाइम में। फिर बिहार में जो है बिहार के गया में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो उस टाइम भी लॉर्ड रीडिंग है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे इरविन के बारे में हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। पूछा जा रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो या लॉर्ड वेवेल। तो आपको मालूम होगा कि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो 1926 से लेके जो है 1931 तक का होता है। ठीक है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो उस अनुसार जो है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। फिर अगर बात करें लॉर्ड वेलिंगटन की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका आ जाता है 1931 से लेके 1936 का।
और उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1936 से लेके जो है 1943 तक का टाइम पीरियड है। वहीं अगर बेबल की बात करें तो बेबल जो है 1944 से लेके 1947 तक रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लो जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए होंगे वो सारा जो है इसी के कार्यकाल में होगा। जैसे आप को मालूम होगा कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो उस टाइम कौन था ब्रिटिश वाइसराय, तो वो लॉर्ड इरविन ही था। ठीक है, इसके अलावा जो है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो ये आपका जो है 1930 में होता है। और उस टाइम कौन था आपका वाइसराय, तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो आप इस तरीके से काफ़ी कुछ जो है मतलब रिलेट कर सकते हैं। गांधी इरविन समझौता जब हो रहा है तो वो भी जो है उस टाइम वाइसराय कौन हो रहा है, तो लॉर्ड इरविन ही है। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड रीडिंग। अब देखो ये जो पीछे आपको टाइम पीरियड बताया गया, आप इसी से जो है मतलब देख सकते हो कि किसमें के काल में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है वो लगभग इसी टाइम का है। तो लॉर्ड लिनलिथगो उसके काल में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार किसके टाइम में, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। वहीं अगर बात करें लॉर्ड वेलिंगटन की, तो इसके कार्यकाल में जो आपका जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो है, ठीक है, 1931 और 32 का जो है वो सारा जो है वो किसके काल में हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हो जाएगा। फिर बिहार में जो भूकंप आया था वो आया था 1934 में। तो पूछा जा सकता है उस टाइम जो है वो कौन था आपका वाइसराय, तो लॉर्ड वेलिंगटन था। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अगर आप ईयर सिर्फ याद रखें तो आप बता सकते हैं। और ख़ासकर ये बाद वाली जो है 1857 के बाद वाले जो है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसमें प्रथम विश्व युद्ध पूछा जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और उसके बाद फिर लॉर्ड रीडिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच का टाइम पीरियड था। और उस टाइम जो है मतलब कौन था भारत में वाइसराय, ये गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो आपका था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका जो टाइम पीरियड है 1910 से लेके 1916 तक का। तो जब इसके शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध की तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद हुआ था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। तो ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो कौन जो है वो गवर्नर जनरल या वाइसराय था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बोला जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। अभी हम लोगों ने देखा कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1936 से लेके 1943 तक का, 36 से लेके 43 तक। और जो वर्ल्ड वार शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू होता है वो आपका 1938 से 1942 का जो टाइम पीरियड है उस टाइम ये देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो इसी के टाइम में जो है सबसे पहली बार क्या हुआ था कि पहली बार जो है देश में चुनाव होता है। आपको मालूम होगा कि 1935 में जो है वो एक आम चुनाव होता है, पहली बार चुनाव कराए गए थे इसी के टाइम में। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। इसके अलावा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था वो भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में ही हुआ था। फिर 1936 से 43 है तो आप एक इवेंट और देख रहे होगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वो भारत छोड़ो आंदोलन ये किसके टाइम पीरियड में होगा, तो ये भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में होगा। इसके अलावा जो है आप अगर देखो तो 1940 के आसपास जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही होगा।
फिर एक जो है आपका आता है क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन, वो कब आता है? क्रिप्स मिशन वो 1942 में ही आता है, और उस टाइम में जो है कौन होता है? तो लॉर्ड लिथगो होता है। तो इस तरीके से आप कई सारी चीज़ों को जो है रिलेट कर सकते हैं, और आपको जो है एक बार में चीज़ें याद रह जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो है वो 1936 से लेके 1943 तक का है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। वहीं अगर बात करें लॉर्ड बेवेल की, तो लॉर्ड बेवेल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 1944 से लेके 1947 तक का, और इसी के टाइम में जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, और यही कैबिनेट मिशन जो है संविधान निर्माण के लिए जो है भारत में आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन किसके काल में आया था? तो लॉर्ड बेवेल के टाइम में आया था। वहीं अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये जो है 1947 मार्च 1947 से लेके आपका जून 48 तक रहते हैं, जून 1948 तक इनका कार्यकाल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे तो इसी से रिलेटेड आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो आपका 1947 से लेके मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक था। ठीक है, तो जब भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। लेकिन यहीं पे एक और अगर पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो फिर आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन जो है गवर्नर जनरल वाले टाइम पीरियड से बनता है, खासकर जो ये लास्ट के थे, मतलब आपका जो है 1905 से लेके 1947 तक जो भी गवर्नर जनरल है उनके आप टाइम पीरियड को लिख लीजिए। टाइम पीरियड लिखने के बाद उनके टाइम पीरियड में कौन कौन सा इवेंट हुआ है, उन इवेंट को आप खुद भी जो है अगर एक दो बार लिख लेते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिएगा जो वाइसराय हैं, वाइसराय का नेम, उनका टाइम पीरियड और लिखने का, और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो इवेंट है वो आप लिखने का प्रयास करें, आपको काफ़ी लंबे समय तक ये याद रह जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।